हेलो एवरीवन। क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन यानी संविधान निर्माण। इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के केस स्टडी के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर वो कौन कौन से सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए जिसने साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने में मदद की, और उसके बुनियाद पर हम लोगों ने समझा कि संविधान क्या होता है और हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण, यानी कि भारत के संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ, किन किन सर्कमस्टेंसेस में हुआ, किन्होंने किया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन, कि वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिन परिस्थितियों में भारतीय संविधान को बनाया गया। तो पहला है रिलीजियस डिफरेंसेस, कि जब संविधान निर्माण की जब बात चल रही थी हमारे देश में, उस वक्त हमारा देश धार्मिक तौर पर बटा हुआ था। बहुत सारी धार्मिक विषमताएं थीं जो हमारे देश में फैली हुई थीं। At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence। और जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और हम ये जानते भी हैं कि जब देश का बंटवारा हो रहा था, जब देश दो भागों में बट गया था, तब बॉर्डर पर दोनों ही तरफ से तकरीबन 10 लाख लोगों को मार डाला गया था। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है वैसे स्टेट जहाँ पर अंग्रेज़ों का सीधा सीधा शासन नहीं होता है, यानी कि वहाँ पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट गवर्नेंस नहीं होता है। वहाँ के जो लोकल रूलर्स होते हैं, जो राजा महाराजा होते थे, वो वहाँ पर शासन करते थे अंग्रेज़ों के साथ अलायंस करके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, इंदौर, ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे। यानी कि वहाँ के जो नेटिव रूलर थे, जो राजा महाराजा थे, वो शासन करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ समझौता करके। समझौता इन द सेंस कि जैसे रेवेन्यू, उस राज्य में जो रेवेन्यू आता था, उस रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज उन्हें अंग्रेज़ों को देना पड़ता था, ताकि अंग्रेज़ उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप ना करें, उनके क्षेत्र में कोई अड़ंगा ना डालें, कोई हस्तक्षेप ना करें उनके क्षेत्र में, और उन जगहों पर अंग्रेज़ आक्रमण करके उसे सीधे सीधे अपने शासन के अंदर में न ले लें। इसलिए वहाँ के राजा महाराजा को रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज अंग्रेज़ों को देना पड़ता था। तो वैसे स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। तो अंग्रेज़ों ने जब भारत को आज़ाद करने का जब वक्त आया, तो अंग्रेज़ों ने प्रिंसली स्टेट्स के महाराजाओं के जो रूलर्स थे, ये उनके इच्छा के ऊपर ही छोड़ दिया कि वे किसके साथ मिलना चाहते हैं। या तो वो भारत के साथ मिल सकते थे, या तो वो पाकिस्तान के साथ मिलें, या वो स्वतंत्र रहें। अगर वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो ना भारत में मिलना चाहते हैं ना पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, तो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाकर भी रह सकते हैं। तो ये समस्याएं थीं भारत के संविधान निर्माताओं के सामने जब वो संविधान का निर्माण कर रहे थे। पहला ये कि उस वक्त भारत बहुत धार्मिक विषमताओं से भरा हुआ था, उस अनुसार बटा हुआ था। दूसरा कि बॉर्डर पर इस धार्मिक विषमता के चलते दोनों तरफ से तकरीबन 10 लाख लोगों को मार दिया गया था। और जो प्रांतीय क्षेत्र थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, अंग्रेज़ों ने उन क्षेत्र को उनके रूलर्स के इच्छा पर ही छोड़ दिया कि वो या तो भारत में विलय करें, या पाकिस्तान में विलय करें, या स्वतंत्र रहें। तो भारत के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से उन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के साथ समझौता किया जाए कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट ना बनाकर भारत में ही आकर मिल जाएं। तो ये सारी चुनौतियाँ थीं संविधान निर्माताओं के सामने जब वो संविधान का निर्माण कर रहे थे। अगला है वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज, यानी कि आखिर वो क्या कारण थे, आखिर वो कौन कौन से विचार थे जिसके तहत
सॉरी, ऑडियो प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, तो वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज, यानी कि आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिसमें भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया। यानी कि जो नियम कानून, कुछ नियम कानून जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए थे, उन्हीं नियम कानून को जस का तस भारतीय कानून में जो का त्यों शामिल किया गया, उसे अपना लिया गया। आखिर किन कारणों की वजह से ऐसा हुआ? तो देयर वॉज अ बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक अलाइक। यानी कि भारत के संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ा लाभ था कि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में हो रही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ती थी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। यानी कहने का मतलब कि भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। कहने का मतलब ये कि दक्षिण अफ्रीका के केस में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर श्वेत और अश्वेत दोनों लोगों को साथ बैठकर और कुछ बुनियादी मूल्यों पर सहमति बनानी पड़ी थी। यानी उन्हें एक दूसरे के बातों को समझकर अलायंस करके एडजस्ट कर कर चलना पड़ा, अपनी सहमति को बनाकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाकर उन्हें कार्य करना पड़ा था। लेकिन चूंकि भारत में अंग्रेज़ों से लड़ने के वजह से, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की वजह से वहाँ के सभी लोग एक मुद्दे पर आकर सहमत हो गए थे कि जिस तरीके से अंग्रेज शासन व्यवस्था हमारे देश में बनाए हुए हैं, हमें इससे एक बेहतर शासन व्यवस्था चाहिए, जहाँ पर सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, सभी स्त्री पुरुष समान होने चाहिए। इस तरह के जो वैचारिक भाव थे वो खुद ब खुद भारतीयों के अंदर जागृत हो चुके थे। तो इन सब मूल्यों पर भारतीयों को तैयार करने के लिए या भारतीयों को आपसी सहमति बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ब खुद पहले से ही जागृत हो चुकी थी। तो ये एक बहुत ही बड़ा लाभ था संविधान निर्माताओं के सामने कि एक डेमोक्रेटिक इंडिया का शेप क्या होना चाहिए, आखिर एक डेमोक्रेटिक इंडिया का जो मूल्य क्या होना चाहिए, इस पर उन्हें विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अंग्रेज़ों के शासनकाल के में हो रहे संघर्षों ने ये जो मूल्य खुद ब खुद वहाँ के लोगों के जहन में जागृत कर दिए थे। इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और 8 दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने संविधान को ड्राफ्ट कर दिया था, यानी कि भारतीय संविधान की एक रूपरेखा उन्होंने तैयार कर ली थी। द फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प्ड डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। कहने का अर्थ कि संविधान निर्माताओं के कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही कुछ राजनीतिक संस्थानों में वो काम कर चुके थे, जिसका उन्हें अनुभव प्राप्त था। राजनीतिक संस्थाओं में काम करने का अनुभव उन्हें प्राप्त था और उस अनुभव का लाभ वो अब उठा रहे थे जब वो खुद अपने देश का संविधान बना रहे थे। कैसे? आखिर ये हम किस तरीके से कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में एक भारतीय को एक राजनीतिक संस्था में भाग लेने का मौका मिला, ये कैसे संभव था? अंग्रेज़ तो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी भारतीय उनके कार्य में हस्तक्षेप करे, कोई भी भारतीय उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का मेंबर बने। तो आखिर कोई जो संविधान निर्माताओं के जो मेंबर थे, उनमें से कुछ मेंबर्स अंग्रेज़ों के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा थे, उसके मेंबर थे। आखिर कैसे? तो इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया, कि 1937 में चुनाव हुआ था अंग्रेज़ों के शासनकाल में।
जो प्रांतीय चुनाव होता है वह चुनाव लड़ा गया था और उस चुनाव में भारतीयों को भी मौका मिला कि वो एज ए लीडर अपना नाम वहां दर्ज करा सकते हैं, जिसमें कुछ भारतीयों की जीत भी हुई थी। और इस तरीके से जो भारतीय प्रतिनिधि जीत गए थे, उन प्रतिनिधियों को अंग्रेजी हुकूमत के अंडर में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में काम करने का मौका मिला। दिस वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हालांकि चुनाव होने के बाद भी जो सरकार बनी थी वह पूर्ण रूपेण लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, बट द एक्सपीरियंस्ड गेन्ड बाई इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन proved to be very useful in setting up its own institutions and working in them। तो भले ही जो सरकार बनी वो सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, लेकिन अंग्रेज़ों के अंडर में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में काम करने से उन्हें एक अनुभव प्राप्त हो गया कि देश को चलाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या वो कौन कौन से मूल्य हैं जिनके आधार पर एक देश का अच्छा आकार प्रस्तुत किया जा सकता है। इन सब चीज़ों का उन्हें अनुभव प्राप्त हो चुका था। और जब वो लोग जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का जब हिस्सा बने, संविधान निर्माता का जब हिस्सा बने, तो उन लोगों ने अपने प्राप्त किए गए अनुभवों का फ़ायदा उठाया और उसके बुनियाद पर उन्होंने अपने हमारे देश के संविधान की रूपरेखा तैयार की। इसे यूँ समझें जैसे सपोज़ अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में या किसी भी जगह पर कार्य कर रहा हो, लगभग 8-10 साल उसे काम करते हुए हो गए हों, तो उस पर्टिकुलर कंपनी में, यानी कि कंपनी जिस तरीके की हो या ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ पर काम कर रहा हो, तो 8 से 10 साल काम किए गए एम्प्लॉय को उस कंपनी में हो रहे सभी कामों की जानकारी हो जाती है कि कौन कौन से काम होते हैं, वो काम किस तरीके से किए जाते हैं, क्या क्या मुश्किलें आती हैं, उन मुश्किलों का निवारण किस तरीके से किया जाता है। यानी कि वो हर तरीके से वो अनुभवी हो चुका है। वो इतना अनुभवी हो चुका होता है कि वो अपने खुद की एक कंपनी खोल सकता है और अपने अंडर में एम्प्लॉय रखकर उस सभी कार्य को करवा सकता है। यही स्थिति यहाँ पर भी हुई कि कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ही वहाँ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, यानी अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ही उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में वो काम कर चुके थे, तो उन्हें इस बात का अनुभव था कि किस तरीके से राजनीतिक तरीके से कोई देश को चलाया जा सकता है, जिसका फ़ायदा उन्होंने तब उठाया जब वो खुद संविधान निर्माण करने के लिए बैठे। That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और यही कारण है कि हमारे भारतीय संविधान में कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे मूल्य हैं जो अंग्रेजी हुकूमत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो 1935 का बना हुआ है, और जाहिर सी बात है कि 1935 में बना हुआ होगा तो वो अंग्रेज़ी हुकूमत के द्वारा ही बना हुआ होगा, क्योंकि हमारा देश ही 47 में आज़ाद हुआ था। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो 1935 से अभी तक ज्यों का त्यों चला रहा है। तो उस समय काम किए गए जो मेंबर्स थे उन्हें कुछ नियम काफ़ी अच्छे लगे, जिनमें उन्हें सुधार की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई, तो उन्होंने उस नियम को ज्यों का त्यों हमारे संविधान में, हमारे देश के संविधान में सम्मिलित कर दिया और उसका हिस्सा बना दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि आखिर वो क्या क्या वजहें थीं, वो कौन कौन से कारण थे जिन्होंने पुराने शासनकाल के नियमों को ज्यों का त्यों हमारे संविधान में रखा। तो उसका वजह ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के कुछ मेंबर ऐसे थे जो ऑलरेडी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में काम कर चुके थे, तो उन्हें वो अनुभव था कि काम किस तरीके से होता है, और चूँकि वो उसी परिवेश में काम कर चुके थे तो उन्हें वो जो नियम हैं वो काफ़ी अच्छे लगे और उस नियम को बिना बदले हुए उन्होंने ज्यों का त्यों भारतीय संविधान में इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हमारा अगला टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा। ये संविधान सभा क्या है? तो द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि भारत का ये जो इतना बड़ा जो लिखित अध्यादेश है जिसे संविधान कहा जाता है, तो चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स थे,
जिन्होंने वो मेंबर्स जो संविधान को लिखने का काम कर रहे थे वो चुने हुए मेंबर थे। वो चुनाव में उन मेंबर्स को चुना गया था कि हाँ ये मेंबर्स संविधान को लिखने का कार्य करेंगे। तो उन चुने हुए जो सदस्य थे उनकी जो सभा थी जो संविधान को लिखने का कार्य कर रही थी उसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया, उसे ही संविधान सभा कहा गया। यानी संविधान क्या सभा क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु यूज टू ड्राफ्ट द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा एक ऐसी सभा है जिसमें चुने गए जनप्रतिनिधि हैं जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करती है। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। तो अभी हमने ऊपर देखा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो जाहिर सी बात चुनाव हुई होगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के चुनाव कब हुई थी? जुलाई 1946 में हुई थी, यानी कि आज़ादी के पहले हुई थी। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946, और इन मेंबर्स की जो पहली मीटिंग हुई थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी। आफ्टर पार्टीशन यानी बंटवारे के बाद, यानी देश के आज़ाद होने के बाद, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। जाहिर सी बात है 1946 में जब प्रतिनिधि चुने गए थे तो वहाँ पर कोई इंडिया, भारत और पाकिस्तान नामक कोई देश तो था नहीं। लेकिन जब सन 47 में जब भारत आज़ाद हुआ और दो हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया, तो कुछ मेंबर ऐसे थे जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे और कुछ मेंबर ऐसे थे जो भारत में ही रहना चाहते थे। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गया। एक भारत की संविधान सभा हो गई और एक पाकिस्तान की संविधान सभा हो गई। जो भारत की संविधान सभा भारत का संविधान लिखने का कार्य करने लगी और पाकिस्तान की संविधान सभा पाकिस्तान की। The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members, और वो संविधान सभा जो भारतीय संविधान को लिखने का कार्य कर रही थी उसमें 299 सदस्य थे। The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950, और उस सभा ने संविधान को लिखने का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया था, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और इसी वजह से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं हमारे देश में, क्योंकि 26 जनवरी को ही संविधान लागू हुआ था और संविधान के लागू होते ही हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था, एक गणतंत्र बन चुका था, इसलिए उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल कभी कभी ये उठता है कि 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया गया, किसी और दिन लागू क्यों नहीं किया गया? ये इसलिए ऐसा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी ने लाहौर सेशन में 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। यानी कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर सेशन में ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम पूर्ण स्वराज पाकर रहेंगे, और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया था। इसीलिए 26 जनवरी ही चुना गया कि 26, चूँकि हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था, इसलिए उस घटना को याद करते हुए 26 जनवरी ही चुना गया कि 26 जनवरी को संविधान को लागू किया जाएगा और उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि जो ये संविधान सभा ने जो संविधान बनाई वो आज से तकरीबन 70 वर्ष पहले बनाई, उसे बने हुए 70 वर्ष हो चुके हैं। तो आखिर वो क्या वजह है कि हम 70 वर्ष पहले से बनाए गए संविधान को हम आज भी मानते चले आ रहे हैं? यानी कि उस वक्त जो संविधान बना, हम उस संविधान को, हम उस लिखित अध्यादेश को आज भी मानते चले आ रहे हैं। और वो इतना बड़ा अध्यादेश जो कि संविधान है, हमारे देश में जो भी कामकाज होते हैं, जो भी कानून हैं, वो उसी के अनुसार होते हैं जो संविधान में लिखे गए हैं। तो 70 वर्ष पहले बने हुए संविधान को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, हम आज भी मान रहे हैं। आखिर क्यों? संविधान की आखिर वैधता क्या है? तो इसका वजह यह है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। कि संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है।
दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है पर वह कागज़ का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। कहने का मतलब कि संविधान जो बनाया गया तो संविधान सभा के जो सदस्य थे सिर्फ उन सदस्यों के आपसी विचारों के तहत नहीं बनाया गया था। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा और हमने ये जाना कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो ऐसा नहीं था कि वो जो 299 मेंबर थे वो खुद से उन्होंने तय किया कि मैं बनाऊंगा संविधान और 299 मेंबर बन गए। नहीं, बल्कि वो चुने गए प्रतिनिधि थे, यानी वो जनप्रतिनिधि थे जो वहाँ के लोगों के द्वारा चुने गए थे कि हाँ जैसे अभी कैसे इलेक्शंस होते हैं और हम अपने लीडर का चुनाव करते हैं कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, इसका हम चुनाव करते हैं, तो वो हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो हमारे ऊपर शासन करते हैं। ठीक उसी तरीके से संविधान सभा के जो सदस्य थे वो चुने हुए प्रतिनिधि थे। दैट मीन्स कि वो सदस्य वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उनकी जो विचार थी वो सिर्फ उनकी ही विचार नहीं थी बल्कि वो पूरे देश का विचार था। यही वजह है कि संविधान में जो बातें लिखी गई हैं तो उन बातों पर तो कभी कभी मतभेद उत्पन्न हुए और उसके अनुसार उन नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया, लेकिन संविधान पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। कभी भी ये नहीं सुना गया किसी के द्वारा और ना ही कभी सवाल उठाया गया कि संविधान गलत है या संविधान अवैध है। कभी भी इस तरह की बातें सामने नहीं आई हैं। हम ये ज़रूर हुआ है कि संविधान के कुछ नियमों को बदला गया है बदलती परिस्थितियों के अनुसार। अब जाहिर सी बात है कि हर वक्त माहौल एक जैसा नहीं होता। जिस वक्त संविधान बना उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ अलग थीं और आज की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ अलग हैं। अगले 50 वर्षों में परिस्थितियां कुछ और बदल जाएंगी। तो आज के परिवेश के अनुसार नियमों में कुछ हेर फेर किए जाते हैं, कुछ बदलाव किए जाते हैं, लेकिन संविधान की वैधता पर कभी सवाल नहीं उठाए गए। The Constituent Assembly represented the people of India. The members of the Constituent Assembly were elected by the members of existing provincial legislature. This ensures a fair geographical share of members from all the regions of the country. यानी संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वह देश के ही लोग थे। उनके सदस्य जो इलेक्शंस हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, उनके द्वारा ही चुने गए थे। तो इससे ये साबित होता है कि उसके जो मेंबर हैं वह पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न कि सिर्फ अपने विचार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमेटिक, ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर। और जो संविधान सभा है वह एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है। उसने एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से काम किया। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, जो उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया, यानी कि उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया डिस्कशन करने के लिए। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल मिलाकर 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया और उसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वह बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही खुले हुए तरीके से कार्य करती है। तो आखिर वो क्यों करती है? क्योंकि उसमें कुछ
बेसिक प्रिंसिपल्स थे जिनको डिसाइड किया, जिसका निर्णय लिया गया और जिस पर सभी लोगों की सहमति हुई। साथ ही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया डिस्कशन के लिए, यानी कि उन्होंने पहले प्रारूप तैयार किया, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तैयार किए जिस पर डिस्कशन हुई, और वो डिस्कशन कई बार हुई, लगभग 114 दिनों तक, यानी 3 सालों में 114 दिनों तक उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने हर मुद्दे पर, हर शब्द पर डिस्कशन किया, और डिस्कशन करने के बाद उन्होंने संविधान को तैयार किया। तो उसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहा जाता है, और इस डिबेट्स में हर शब्द का, हर मूल्य का, हर तथ्य का बिल्कुल नाप तौल कर, विचार विमर्श करके इस्तेमाल किया गया है, ताकि वो पूरे देश के लोगों के लिए अकाउंटेबल रहे। ऐसा भी ना हो कि किसी के साथ अन्याय हो जाए या किसी को ऐसा महसूस हो कि संविधान उसके लिए नहीं है। तो इन सारी बातों पर ध्यान दिया गया। तो इस वीडियो में अब तक हम लोगों ने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा कि भारतीय संविधान किन सर्कमस्टेंसेस में बनाए गए, आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के कानून को ज्यों का त्यों अपना लिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, इन सब मुद्दों पर हमने चर्चा की। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग संविधान के प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रियम्बुल के बारे में पढ़ेंगे कि प्रियम्बुल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी क्या है, और प्रियम्बुल का हम लोग पूरा मतलब जानेंगे, उसका पूरा अर्थ जानेंगे, उसके की टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर इसे कुछ टॉपिक्स को समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।